अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर बैचलर बी फार्मा के हिसाब से देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट में ही आपका टॉपिक आता है सेल डिवीज़न। तो इसमें हम डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके माध्यम से पेरेंट सेल डिवाइड होती है डॉटर सेल में। क्योंकि हमारी बॉडी में प्रतिदिन लाखों सेल टूटती हैं और लाखों सेल बनती हैं, तो ये बैलेंस कैसे होता है। जब टूटेगी कोई सेल तो बनना भी ज़रूरी है, अगर इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी का विघटन शुरू हो जाता है। तो इस वजह से सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी है किसी दूसरी सेल को रिप्लेस करने के लिए। आइए लाइन बाय लाइन इसको देखते चलते हैं। सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। तो सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी जो पेरेंट सेल होती है, जो मेन सेल होती है, उससे उसका डिवीज़न होता है और 2 से डॉटर सेल्स में इसका विभाजन हो जाता है। यहाँ पे मोर डॉटर सेल्स लिखा है तो ये आपके मियोसिस प्रोसेस में 2 की जगह 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, तो इस वजह से यहाँ पे मोर डॉटर सेल्स भी लिखा गया है। द सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। तो 24 घंटे में तकरीबन हर सेल एक बार डिवाइड ज़रूर होती है। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी विथ ऑर्गेनिज्म एंड द सेल टाइप। तो सेल की जो साइकिल है उसका जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड किस पे करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है और उस सेल का टाइप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही सेल की साइकिल का ड्यूरेशन डिसाइड होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। तो 2 प्रकार की सेल डिवीज़न होती हैं अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो। कौन कौन सी वो हैं देख लेते हैं। तो पहला टाइप सोमैटिक सेल डिवीज़न और दूसरा है आपका रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। सोमैटिक सेल डिवीज़न में क्या, ए सेल अंडरगोज अ न्यूक्लियर डिवीज़न कॉल्ड माइटोसिस एंड ए साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न कॉल्ड साइटोकाइनेसिस टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल सेल्स। तो न्यूक्लियर डिवीज़न जो होता है सोमैटिक सेल डिवीज़न की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो न्यूक्लियर का डिवीज़न होता है उसको कहते हैं माइटोसिस, और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो रहा है उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब होल सेल जब डिवाइड हो जाती है तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें आपकी 2 आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होती है, मतलब 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, ईच विद द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स एज द ओरिजिनल सेल्स। तो जो भी उससे पेरेंट सेल में जो जो कंपोनेंट्स मौजूद थे, चाहे न्यूक्लियर की हम बात कर लें चाहे उसमें अदर ऑर्गेन्स की बात कर लें, तो वो सेम दूसरे सेल में भी मौजूद होते हैं, आइडेंटिकल कॉपी उसकी फॉर्म होती है। तो ये सारा इसके सेल साइकिल के अंतर्गत इन सब का फॉर्मेशन होता है, बाद में इनका सेल डिवीज़न होता है। मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स डिवाइड बाय द माइटोसिस टू रिप्लेस द डैमेज्ड, डिजीज्ड और वॉर्न आउट सेल। तो जो ज़्यादातर आपका जो सेल डिवीज़न होता है वो माइटोसिस प्रोसेस के माध्यम से होता है। किस लिए होता है कि जो आपकी डैमेज हो गई है सेल उसको रिप्लेस किया जा सके, जिस सेल में डिजीज़ ऑकर हुई है उस सेल को रिप्लेस किया जा सके, या जो भी सेल डेड हो गई हैं उसको रिप्लेस किया जा सके। इस वजह से सेल का डिवीज़न होता है। और कौन से प्रोसेस के माध्यम से, माइटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स है ज़्यादातर फॉलो करती हैं किसकी, माइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब दूसरा देख लें रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न के बारे में। तो इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ 2 स्टेप डिवीज़न कॉल्ड मियोसिस। तो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न को मियोसिस सेल डिवीज़न भी कहते हैं। ये आपकी 2 स्टेप की सेल डिवीज़न होती है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं वो देख लें। इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो जो पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जो फाइनल डॉटर सेल बनती हैं, लास्ट में जो सेल डिवाइड होकर बनती हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो आधी रह जाती है। मतलब नॉर्मल अगर सेल की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो इसकी डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें 23 ही रह जाएंगे। मतलब 46 का आधा कितना हुआ, 23, तो 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। तो इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस इज रिड्यूस बाय हाफ। तो 46 का आधा 23, तो 23 क्रोमोसोम्स उसमें रह जाते हैं। इसमें ख़ास बात यही है मियोसिस में। दिस मैकेनिज्म प्रोड्यूस गैमीट्स।
ठीक है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अब गैमीट्स की अगर हम बात करें, जैसे अगर मेल्स की बात करते हैं तो उसकी टेस्टीज हो गया, और अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो उसमें ओवरीज हो गया। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, टेस्टीज फॉर्म करते हैं, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पे ओवरीज क्या फॉर्मेशन करते हैं, ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये किस सेल डिवीज़न के माध्यम से होता है, आपके मियोसिस प्रोसेस के माध्यम से, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन ये आपका है। तो द सेल्स नीडेड टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात आई समझ में यहाँ तक। अब सोमेटिक सेल डिवीजन को थोड़ा हम डीपली में जाके देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके माध्यम से माइटोसिस प्रोसेस आपकी होती है। तो सोमेटिक सेल डिवीजन, देयर आर 3 मेन स्टेजेस इन सोमेटिक सेल डिवीजन। सोमेटिक सेल डिवीजन में 3 मेन स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, इंटरफेज, माइटोसिस और माइटोटिक फेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कौन कौन सी तीन फेज, इंटरफेज, माइटोसिस और माइटोटिक फेज, साइटोकाइनेसिस। तो इसको सेल साइकिल थोड़ा हम देख लेते हैं कि एक सेल को डिवाइड होने में कौन कौन से फेज से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर 1 बाय 1 सारे फेजेस को देखते चले। यहाँ पे आपको सेल साइकिल दिख रहा है। तो G1 फेज की अगर हम बात करते हैं, G1, S फेज और G2 फेज, ये किसके अंतर्गत आते हैं आपकी, ये इंटरफेज के अंतर्गत आता है। वो 3 फेज हमने बताया ना, इंटरफेज, दूसरा हमारा माइटोटिक फेज और तीसरा हमारा साइटोकाइनेसिस। तो पहला जो इंटरफेज है, इंटरफेज के अंदर 3 फेज और आते हैं। कौन कौन सा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। दूसरा जो फेज है हमारा माइटोसिस प्रोसेस, मिटोटिक फेज। तो मिटोटिक फेज में क्या होता है कि आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसमें आपके 4 फेजेस आते हैं। कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 टाइप के फेज आते हैं। और लास्ट में ये कंप्लीट होने के बाद फाइनली आपका सेल डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब आते हैं इसका सारा स्टेप देखते हुए चलते हैं। तो पहला फेज, इंटरफेज। ड्यूरिंग इंटरफेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एंड एडिशनल सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड। तो इंटरफेज में क्या होता है कि डीएनए का आपका रेप्लिकेशन होता है, साथ साथ जो ऑर्गेनेल्स आपके सेल में मौजूद हैं वो भी ऐड होते हैं, मतलब वो उसका भी अपना रेप्लिकेशन होता है। साथ साथ आपके जो साइटोसोलिक कंपोनेंट हैं वो भी फॉर्म होते हैं। क्योंकि सेल डिवाइड होगी तो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सारे कंपोनेंट का जो सेल के अंदर मौजूद है। इस वजह से सबका ज़्यादा तादाद में होना, या मतलब न्यूक्लियस है जैसे डीएनए वगैरह है तो इसका एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स की कॉपी होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट देखें, इंटरफेज इज ए स्टेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इट इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द सेल ग्रोज। तो इंटरफेज, इस फेज़ में क्या होती है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपकी सेल ग्रो करती हैं। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। तो इंटरफेज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 को आप गैप फेज भी कह सकते हो या ग्रोथ फेज भी कह सकते हो। S फेज मतलब सिंथेटिक फेज होता है, और G2 भी वही है, आपका गैप फेज हो गया या ग्रोथ फेज। अब G1 में देख लेते हैं, G1 फेज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ द प्राइमरी ग्रोथ फेज ऑफ द सेल इन विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट। तो प्राइमरी ग्रोथ फेज है, इसमें आपके जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर वो डुप्लीकेट करते हैं, साथ साथ जो और भी साइटोसोलिक कंपोनेंट हैं उनका भी डुप्लीकेशन होता है, वो अपनी तादाद थोड़ा बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स आल्सो बिगिन इन G1 फेज। तो G1 फेज में सेंट्रोसोम्स का भी फॉर्मेशन होता है। ये आगे हम देखेंगे, सेंट्रोसोम का बहुत योगदान है आपके सेल के डिवीजन में। तीसरा पॉइंट, G1 फेज लास्ट फॉर 8 to 10 आवर्स। तो ये जो ड्यूरेशन है इसका टाइम, G1 फेज का जो टाइम है वो तकरीबन 8 से 10 घंटे होता है। तो G1 फेज 8 से 10 घंटे तक ये अपना कार्य करती है। अब दूसरा देख लें, S फेज में, S फेज को हमने जैसे बताया कि सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इट इज़ द इंटरवल बिटवीन द G1 एंड G2 फेज। तो ये आपके G1 और G2 फेज के बीच का प्रोसेस है, फेज है। ड्यूरिंग विच द डीएनए स्ट्रैंड्स डुप्लीकेट देमसेल्फ। तो इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करती है, मतलब कि इसकी अपनी एक कॉपी बनाती है।
दूसरा पॉइंट, द क्रोमोसोम्स रिजेंबल अ फाइन नेटवर्क ऑफ डार्क थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिन। तो इसमें जो आपके क्रोमोसोम हैं कंप्लीटली विजिबल नहीं होते हैं, तो वो आपके क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें शो होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। द क्रोमेटिन बिकम्स टाइटली coiled एंड replicates thereby forming identical डबल क्रोमोसोम्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसमें आपका क्रोमेटिन क्या होता है कि टाइटली क्वाइल्ड हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है दैट अटैच टू ईच अदर एट सेंट्रल रीजन कॉल्ड द सेंट्रोमियर। तो ये जो आपका क्रोमेटिड फॉर्म हुआ है, वो एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड से किसके माध्यम से जुड़ा होगा? सेंट्रोमियर के। इस ध्यान में बैठा लीजिएगा सेंट्रोमियर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रोसोम क्रोमोसोम्स क्या हैं और सेंट्रोसोम्स क्या है, सेंट्रोमियर्स क्या है। तो सेंट्रोमियर्स यहाँ पे दिमाग बैठा लेना कि जो आपके क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड एक से दूसरे से जो जुड़ी होंगी वो किसके माध्यम से? सेंट्रोमियर्स के माध्यम से। अगला पॉइंट, रेप्लिकेशन ऑफ द सेंट्रोसोम्स आल्सो बिगिन एट दिस फेज। तो सेंट्रोसोम्स का भी फॉर्मेशन जैसा कि जीवन में भी कहीं शुरुआत होती है थोड़ा बहुत, और इस फेज में भी सेंट्रोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। इट लास्ट फॉर अबाउट 8 आवर। तो 8 घंटे तकरीबन ये फेज चलता है। अब G2 फेज को देख ले। It is the final phase for the preparation of cell division during which the enzymes and other proteins are synthesized and cell growth continues। तो ये इंटरफेज का फाइनल फेज है। इसमें सेल जो डिवाइड होने वाली है कंप्लीट इसमें प्रिपरेशन होता है, उसमें जो जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसका फॉर्मेशन, प्रोटीन उस प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, साथ साथ इसमें आपकी सेल भी ग्रो करती है। द सेंट्रोसोम्स फिनिशेज इट्स रेप्लिकेशन इन दिस फेज। तो सेंट्रोसोम्स कंप्लीट हो जाता है G2 फेज में, अपना सारा रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है। इट लास्ट फॉर 4 to 6 आवर। तो ये तकरीबन 4 से 6 घंटे ये फेज आपका चलता है। वंस अ सेल कंप्लीट्स इट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द G1 S and G2 phases of the interphase, the mitotic phase begins। अब G2 फेज जैसे ही कंप्लीट होगा, नेक्स्ट फेज कौन सा चालू हो जाएगा? मेटोटिक फेज यहाँ से अब आपका चालू होगा। तो आइए आप देखते हैं मेटोटिक फेज के बारे में। मेटोटिक फेज, दिस फेज ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस। तो ये जो फेज हो रही है, जो घटना घटित हो रही है, ये आपके न्यूक्लियस में घटित हो रही है, ठीक है। जिसमें आपके सेल का ये जो फेज का डिवीजन हो रहा है ये आपके न्यूक्लियस में हो रहा है। एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। और इसमें ये जो पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट ये मिलेगा कि हूबहू सेम न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज सब डिवाइडेड इनटू 4 फेज। तो ये लगातार चलने वाली प्रोसेस, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भाग है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये 4 फेजेस होते हैं मेटोटिक फेज में, ठीक है। अब 1 बाय 1 इन चारों फेज को भी देख लेते हैं। तो पहला आपका है प्रोफेज। इन अर्ली प्रोफेज द क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस एंड शॉर्टन इनटू क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो आपके क्रोमेटिन होते हैं ये कंडेंस होते हैं और शॉर्ट होते हैं, तो स्लाइटली इसमें विजिबल होने लगता है। अभी तक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए थे, कम्प्लीटली दिख नहीं रहा था। अब इस फेज में थोड़ा बहुत हमें दिखने लगेगा न्यूक्लियस के अंदर। ईच प्रोफेज क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड की हमने बात किया था, सिस्टर क्रोमेटिड वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, सिंथेटिक फेज में फॉर्मेशन हुआ था। तो सेंट्रोमियर से आपके दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं ना, जिसे कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से। तो ईच प्रोफेज क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम्स जो हमें दिखेंगे वो 2 क्रोमेटिड के जुड़े हुए दिखेंगे। एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर्स, यही सेंट्रोमियर्स है जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड किया है। होल्ड द क्रोमेटिड पेयर टुगेदर एट द आउटसाइड ऑफ ईच सेंट्रोमियर्स इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नोन एज काइनेटोकोर। अब ये जो सेंट्रोमियर्स है, इस सेंट्रोमियर के जो आउटर पोर्शन है वहाँ पे प्रोटीन अटैच्ड होती है, उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। ये भी ध्यान में आप बैठा लीजिएगा काइनेटोकोर के बारे में, आगे इसका भी बहुत योगदान है, ठीक है। ये थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं, ठीक है। इन अ लेट प्रोफेज ट्यूबुलेंस इन द
pericentrial material of the centrosomes start to form the mitotic spindle, a football shape of microtubule that attach to the kinetochore। तो इसमें ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन भी होता है इस फेज में, फेज के लास्ट में, और वो ट्यूबुलिन क्या काम करता है, ये अटैच होता है किससे, काइनेटोकोर से जाके, ठीक है। तो सेंट्रोसोम से स्टार्ट होता है और जाके अटैच किस पे होता है, काइनेटोकोर पे। एज द माइक्रोट्यूबुल्स लेंथन दे पुश द सेंट्रोसोम टू द एंड ऑफ द सेल सो दैट द स्पिंडल एक्सटेंड फ्रॉम पोल ऑफ पोल। तो इसमें जो सेंट्रोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ था वो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में जाने लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, ताकि आगे चल के सेल का विभाजन आसानी से हो सके। द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर एंड द न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेकडाउन। तो इसमें इस फेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियोलस है वो डिसअपेयर हो जाता है, और साथ साथ जो न्यूक्लियर का इनवेलप है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो आपकी ब्रेकडाउन हो जाती है। इसको डायग्राम में थोड़ा देख लें। ये वाला फेज, जैसे इंटरफेज की हमने बात की, यहाँ पे ये वाला फेज आपने देखा इंटरफेज। इंटरफेज में 3 फेज थे, कौन कौन सा, G1 फेज था, S फेज था और G2 फेज था, ये 3 फेज थे। तो इंटरफेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इंटरफेज में यहाँ पे देखो S फेज में क्या हुआ है, आपका सेंट्रोसोम्स वगैरह का भी फॉर्मेशन हुआ है G1 में, ये तो ये आपके सेंट्रोसोम्स हो गए, ठीक है। वहीं पे आपके न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमेटिन्स वगैरह, क्रोमोसोम्स का वही जो फॉर्मेशन हुआ था। तो इंटरफेज के बाद मिटोटिक फेज की जो हम बात करें, प्रोफेज की, यहाँ पे आप देखिए ये प्रोफेज। तो इसमें आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर जो देखो फाइबर फॉर्म कर रहे हैं, और जो ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, देखिए आपके 2 क्रोमोस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड की मैं बात कर रहा हूँ, ये अटैच्ड हैं किसी से, उसको कहते हैं क्या, सेंट्रोमियर्स। यहाँ पे देखिए आप, सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर्स के जस्ट आउटर साइड में एक प्रोटीन जुड़ी होती है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। उस प्रोटीन से आगे आप देखेंगे, उस प्रोटीन से जाके आपके डिफरेंट टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो वो अटैच होंगे और उसको स्प्लिट करने का भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है प्रोफेज। अब आइए देख लेते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में देखते हैं, ड्यूरिंग मेटाफेज द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अलाइन द सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमेटिड पेयर एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। सिंपल सा निचोड़ ये है कि जो आपके क्रोमोसोम्स थे, सेंट्रोमियर्स, जो जिससे आपका सेंट्रोमियर से जो अटैच थे क्रोमेटिड, वो एक सिंगल लाइन में, सीधी लाइन में आपके अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज प्लेट इंश्योर दैट ईच न्यूक्लियस आफ्टर सेल डिवीजन विल रिसीव 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो ये आपके जो मेटाफेज प्लेट है ये इसलिए होता है ताकि जब सेल का डिवीज़न हो तो दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूशन जो क्रोमोसोम्स का है वो इक्वली हो, इस वजह से ये फेज़ होता है। आइए इसको डायग्राम में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मेटाफेज की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेटाफेज है। यहाँ पे आपके देखिए जो सिस्टर क्रोमेटिड से एक ही लाइन में यहाँ पे अरेंज हो गए हैं। अब इसी सिस्टर जो क्रोमेटिड हमने बताया था सेंट्रोमेयर से ये आपके अटैच होते हैं, और सेंट्रोमेयर के आउटर लाइन पे या आउटर सरफेस की अगर हम बात करते हैं उस पर काइनेटोकोर प्रोटीन्स अटैच होती है, उसी से आपके माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होंगे। और जो आपके जो सोम्स हैं वो सेंट्रोसोम से आपके माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हैं, वही आपके इसको क्रोमोसोम्स को पुल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेटाफेज में सिंपली क्या हो रहा है कि आपके जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं, जिसे कहते हैं मेटाप्लेट्स या मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट फेज में चलते हैं। नेक्स्ट फेज हमारा एनाफेज है। इस फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट सेपरेटिंग द 2 नंबर ऑफ ईच क्रोमेटिड पेयर। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके सेंट्रोमेयर से अटैच्ड हैं आपके क्रोमेटिड, इसमें स्प्लिट हो जाते हैं, विच मूव टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो सेंट्रोसोम्स थे वो
आपके खींचते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चूंकि पहुंच जाते हैं तो एक अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा अपनी तरफ खींचेगा, और इसमें क्या होता है कि आपका जो क्रोमेटिड था वो स्प्लिट हो जाता है। अब जब ये स्प्लिट हो जाता है तो अब इसको कहते हैं हम लोग क्रोमोसोम्स। तो वन सेपरेटेड द क्रोमेटिड्स आर टर्म्ड क्रोमोसोम। तो जो क्रोमेटिड स्प्लिट हुआ था वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, या उसे हम क्रोमोसोम भी कहने लगते हैं। एज द क्रोमोसोम्स आर पुल्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल द माइटोटिक स्पेंडल अपीयर वी शेप। तो स्प्लिट होने के बाद जो हमें दिखेगा वो किस शेप में दिखेगा? वी शेप में। आइए डायग्राम में देखते हैं। अब यहाँ पे एनाफेज में देखिए, आप इसी की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे देखिए अभी तक ये मेटाफेज में क्या था, एक सीधी लाइन में यहाँ पे अरेंज थे सब। अब जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ने अपनी तरफ खींचा, मतलब जो आपके सेंट्रोसोम से वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से अपनी तरफ जब इसको खींचते हैं तो यहाँ पे देखिए ये अब वी शेप जैसा दिख रहा है आपका। तो ये आपके क्रोमोसोम्स कहलाने लगते हैं। अभी तक यहाँ पे ये क्रोमेटिड कहला रहे थे, सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये कहलाने लगेंगे आपके क्या? क्रोमोसोम। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डॉटर क्रोमोसोम। सो एनाफेज में ये घटना घटित होती है। माइटोटिक फेज या मिटोटिक फेज का लास्ट जो प्रोसेस है या लास्ट फेज जिसको कहते हैं उसको कहते हैं क्या? टीलोफेज। इस फेज में क्या होता है देख लेते हैं। टीलोफेज बिगिंस आफ्टर क्रोमोसोमल मूवमेंट स्टॉप। तो अब क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं, यहाँ पे उसका विभाजन हो चुका है, मतलब वो सेपरेट हो चुके हैं। इसके बाद टीलोफेज स्टार्ट होता है। द आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल अनकॉइल एंड फॉर्म्स अ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब क्रोमोसोम्स अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं, दोनों पोल्स पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से ये अनकॉइल होंगे। अनकॉइल होने के बाद अब ये कैसा शेप ले लेंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिर से फॉर्म कर लेंगे और ये क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। द न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स अराउंड ईच क्रोमेटिन मास न्यूक्लियाई रिपेयर एंड द माइटोटिक स्पिंडल ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है, जो माइटोटिक स्पिंडल थे वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं। न्यूक्लियर जो इन्वेलप आपने प्रोफेज में देखा था वहाँ पे वो डिजॉल्व हो रहे थे, टूट रहे थे। अब यहाँ से फिर से उसका फॉर्मेशन होने लगेगा और जो आपके न्यूक्लियोलस थे वो फिर से रीअपियर हो जाएंगे। किसमें? आपके टीलोफेज में। तो यहाँ पे देखिए टीलोफेज में रीअपियर देखिए फिर से यहाँ पे हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड और ये आपके सेंट्रोसोम्स। तो ये अब कंप्लीट हो चुके हैं डिवाइड होने के लिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो आपकी होगी साइटोकाइनेसिस। इसमें आपकी सेल पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी और डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लास्ट फेज है आपका साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ सेल्स साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसमें अब प्रॉपर विभाजन होगा आपके सेल का, दो आइडेंटिकल सेल में ये कन्वर्ट होंगी या टूटेंगी। दिस प्रोसेस यूजुअली बिगिन इन लेट एनाफेज विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फॉरो। तो इसमें क्लीवेज फॉरो का फॉर्मेशन होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि दो आइडेंटिकल सेल बनने वाली हैं। ए स्लाइट इंडेंटेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज कंप्लीटेड आफ्टर टीलोफेज। ठीक है, तो सेल में हमें प्रॉपर अभी हम देखते हैं उसको कि हमें प्रॉपर इंडिकेशन दिखने लगेगा वहाँ पे कि कुछ लाइनिंग बन रही है जहाँ से आपकी दो अलग सेल बनेंगी। द क्लीवेज फरो यूजुअली अपीयर मिडवे बिटवीन द सेंट्रोसोम्स एंड एक्सटेंड अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द सेल। तो ये आपके तकरीबन सेंट्रोसोम्स के बीच आधे से ये शुरुआत होती है। दो अपोजिट डायरेक्शन में आपके सेंट्रोसोम्स हैं, उसका जो बीच का एरिया है वहाँ से आपका विभाजन यहाँ पे होता है। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स दैट लाई जस्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग दैट पुल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोग्रेसिवली इनवर्ड। ठीक है, जो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट है वो पुल्ड होते हैं और उसकी वजह से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगी। व्हेन साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीट इंटरफेज बिगिन। जैसे ही साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है फिर से नेक्स्ट सेल डिवीज़न के लिए वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो सेल आपकी पहुंच जाती है फिर से इंटरफेज में।
तो ये था आपका माइटोटिक फेज की जो बात कर रहे थे हम कि सोमेटिक सेल डिवीज़न कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीज़न कैसे होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या मियोसिस जिसको कहते हैं, वो प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे।